हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फॉर ऑल एग्ज़ाम में स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सीटेट के लिए ईवीएस यानी पर्यावरण अध्ययन। आज का हमारा टॉपिक है परिवार एवं मित्र। परिवार किसे कहते हैं और मित्र किसे कहते हैं। ये तो हमारी आम जीवन में प्रयुक्त होने वाले दो ऐसे शब्द हैं जो आपको हर जगह मिलेंगे। परिवार और मित्र। परिवार किसे कहते हैं। परिवार शब्द अंग्रेजी भाषा के जो फैमिली शब्द है उसका हिंदी रूपांतरण है। फैमिली शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द के फैमुलस से हुई है, जो प्राय एक ऐसे समूह के लिए प्रयुक्त होता है जिसमें माता पिता बच्चे आदि शामिल होते हैं। परिवार को हम सामाजिक संगठन की मौलिक इकाई भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर ही बालक की प्रारंभिक शिक्षा प्रारंभ होती है। बालक की जो प्रारंभिक शिक्षा होती है वो परिवार से ही शुरू होती है। जैसा उसे वातावरण मिलेगा वह वैसे ही उसी सांचे में ढलेगा। मैकाइवर एवं पेज ने परिवार के संबंध में क्या कहा। परिवार पर्याप्त निश्चित यौन संबंध द्वारा परिभाषित एक ऐसा समूह है जो बच्चों के जनन एवं पालन पोषण की उचित व्यवस्था करता है। अब है परिवार के कार्य। परिवार के क्या कार्य हैं। मैकाइवर ने परिवार के कार्यों को दो भागों में विभाजित किया। एक तो आवश्यक कार्य और एक अनावश्यक कार्य। आवश्यक कार्य में वो कार्य आते हैं जो घर से संबंधित होते हैं, ये सोच लीजिए, जिनका करना हमारे लिए आवश्यक होता है। और अनावश्यक कार्य होते हैं जो एक बार को ना भी हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे मनोरंजन से संबंधित कोई भी कार्य। ऑगबर्न और निमकॉफ ने परिवार के कार्यों को 6 भागों में विभाजित किया है। आर्थिक, प्रकृत्यात्मक, रक्षात्मक, आनंदप्रद, धार्मिक एवं शैक्षणिक क्रियाकलाप। आर्थिक मतलब कमाने से संबंधित, जिसमें धन की कमाई हो, धन कमाना हो। प्रकृत्यात्मक जो प्रकृति द्वारा दिए गए हैं। रक्षात्मक रक्षा की दृष्टि से। आनंदप्रद आनंद की दृष्टि से। धार्मिक धर्म के दृष्टि से। और शैक्षणिक क्रियाकलाप पढ़ाई से संबंधित। अब है हमारी परिवार की विशेषताएं। परिवार की विशेषताएं कौन कौन सी हैं। वंशानुगत संबंध, सामाजिक संस्था, आर्थिक व्यवस्था, वैवाहिक अनिवार्यता, सामाजिक सुरक्षा की मूलभूत इकाई। वंशानुगत संबंध। वंशानुगत परिवार के सदस्यों के बीच वंशानुगत संबंध होते हैं, जिसका मतलब है कि कुछ जिसके गुण जो हैं वो एक इंसान से उसकी दूसरी पीढ़ी में आते हैं, इन्हें हम वंशानुगत कहते हैं। जब एक गुण एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित होता है तो हम उसे वंशानुगत संबंध कहते हैं। सामाजिक संस्था। परिवार को सामाजिक संस्था की मौलिक इकाई माना गया है। अब है आर्थिक व्यवस्था। परिवार के जो सदस्य हैं वो अपने सभी सदस्यों की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए धन का अर्जन करते हैं। वैवाहिक अनिवार्यता। वैवाहिक संबंध परिवार के वंश की वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। सामाजिक सुरक्षा की मूलभूत इकाई। परिवार के अंदर सभी सदस्य अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं, जो उनके विकास के लिए महत्वपूर्ण होता है। यानी जो व्यक्ति हैं वो अगर परिवार के साथ रहेंगे तो वो अपने आप को सेफ महसूस करेंगे और परिवार में रहने वाले लोगों का विकास अधिक होगा, यानी तीव्र गति से होगा, जो उनके परिवार विकास के लिए महत्वपूर्ण है। अब है परिवार का वर्गीकरण। एकल परिवार, संयुक्त परिवार। एकल परिवार वो कहते हैं जिसमें पति पत्नी और बच्चे सम्मिलित होते हैं, और संयुक्त परिवार उसे कहते हैं जिसमें दादा दादी, चाचा चाची, भाई बहन सभी आते हैं, उन्हें संयुक्त परिवार में श्रम विभाजन भी होता है। सभी लोग अपने आपस में कार्य बांट लेते हैं। आलस्य का अभाव होता है।
भारतीय सामाजिक परिवेश में संयुक्त परिवार ही जीवन का आधार होता है। अब है मित्र। मित्र किसे कहते हैं? मित्र बालक के कार्यों में उसका सहयोग करने वाला तथा उसके साथ खेलने वाला बालक ही उसका मित्र कहलाता है। यह जरूरी नहीं है कि उसका जो मित्र हो वो उसके समुदाय का ही हो। बालक स्कूल में जाते हैं तो वहाँ पर उन्हें अपने समुदाय से अलग भी बच्चे मिलते हैं, वे उन्हें भी उनसे भी मित्रता करते हैं। इसलिए कोई ज़रूरी नहीं कि क्या कहते हैं कि वो बालक जो है वो आपके समुदाय का ही हो। बालक उसे मित्र कहता है जिसके साथ वह उसे रहना अच्छा लगता है, उसके साथ खेलना अच्छा लगता है, उसके साथ कार्य करना अच्छा लगता है, तो वही उसका मित्र कहलाता है। मित्र का रिश्ता सबसे ही अलग होता है, क्योंकि यह किसी भी बच्चे पर थोपा नहीं जाता कि तुम मुझे मित्र बनाओ, तुम मुझे मित्र बनाओ। यहाँ पर बच्चे की अपनी चॉइस होती है कि वह किसी को भी अपना मित्र बना सकता है। और मित्रता के अंतर्गत जो है वो बच्चे का मन एक दूसरे से जुड़ता है, यानी बच्चा अपने मन की बात को अपने मित्र के साथ कह सकता है, कोई भी मनुष्य हो। अब है मित्रता का वर्गीकरण। मित्रता का वर्गीकरण: उपयोगिता की मित्रता, आनंद की मित्रता और अच्छी मित्रता। उपयोगिता की मित्रता क्या होती है? उपयोगिता की मित्रता में अपना हित दिखता है। हम ऐसे लोगों से मित्रता करते हैं जिससे मित्रता करने में हमें हमारा हित दिखाई दे। आनंद की मित्रता वो होती है जिसमें आपसे हित को लेकर सहमति हो मित्रों के बीच में, जो अपनी खुशी मित्रों के साथ बांटते हों। अब अच्छी मित्रता: इस प्रकार की मित्रता में दो मित्रों के बीच आपसी सम्मान का भाव होता है और वे एक दूसरे के साथ का आनंद लेते हैं। इसमें मित्रता हितपूर्ति व आनंद के लिए नहीं होती। अब है संबंध। संबंध वह बुनियाद होती है जिसमें दो या दो से अधिक लोग खून, विवाह और भावनाओं के आधार पर एक दूसरे से जुड़े होते हैं। संबंध वे होते हैं जिनके साथ हमारा खून का रिश्ता हो, जिसके साथ हमारी भावनाएं जुड़ी हों, वैवाहिक संबंध। अब है संबंधों का वर्गीकरण। वैवाहिक संबंध, संरक्त बंधन संबंध। वैवाहिक संबंध वो होते हैं जैसे पति पत्नी, सास बहू इत्यादि। संरक्त वे होते हैं जिनके साथ हमारे रक्त के आधार पर संबंध बनते हैं। ऐसे संबंधों के लिए समाज की स्वीकृति आवश्यक होती है, जैसे माता पिता, पुत्र पुत्री, भाई बहन, इनके बीच का संबंध। अब कार्य एवं खेल। कार्य की जिम्मेदारी वयस्कों को ये गलत लिखा हुआ है, वयस्कों। खेल कार्य की जिम्मेदारी वयस्कों की होती है, तो वहीं खेल कूद बच्चों के लिए अनिवार्य होता है। बच्चे स्वयं को खेल कूद में व्यस्त रखते हैं। इस कार्य में इन्हें परिवार के सदस्यों से सहयोग प्राप्त होता है। बाल्यावस्था से ही बालक में रचनात्मक प्रवृत्तियां विकसित होने लगती हैं। खेल से ही बालक सक्रिय रहता है, उसमें कुछ नया करने की कल्पना शक्ति जागृत होती है, उसमें रचनात्मक शक्ति का विकास होता है, कल्पना शक्ति का विकास होता है। खेल खेल में बच्चे सहज रूप से सीख लेते हैं। खेलने के द्वारा बच्चों को कुछ अगर सीखना हो तो वह उसके लिए आसान बन जाता है। प्रोजेक्ट विधि, किंडरगार्टन विधि, मॉन्टेसरी विधि, डॉल्टन विधि, बेसिक शिक्षा इत्यादि, ये सभी जो विधि है ये हमारे खेल कूद और सामान्य क्रियाकलापों द्वारा बच्चों को शिक्षा देने की कुछ विधियां हैं।
खेलकूद से बालकों में शारीरिक, सामाजिक और ज्ञानात्मक क्षमता का विकास होता है। वे स्फूर्तिवान बने रहते हैं। वे नियमित रूप से विभिन्न क्रियाकलाप करते हैं। इनके शरीर की मांसपेशियां एवं हड्डियां मजबूत होती हैं। रक्त का संचार सुचारू रूप से होता है। पाचन क्रिया सुदृढ़ होती है। फेफड़े मजबूत होते हैं। खेलकूद के कारण शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। मानसिक विकास होता है। बच्चे स्वयं अपना निर्णय लेने में सक्षम होते हैं। खेलकूद बच्चों की शिक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसलिए बालकों की शिक्षा में खेलकूद को उचित स्थान दिया जाना चाहिए। सो फ्रेंड, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।